नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मुतला स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। तैयारी करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स की हेडलाइंस के साथ। गैप अप शुरुआत के बाद बाजार में फिर बिकवाली। निफ्टी ऊपरी स्तरों से करीब 200 पॉइंट फिसलकर लाल निशान में, वहीं बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से 600 पॉइंट से ज्यादा गिरा। मिड कैप और स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा दबाव। सरकारी बैंकों और फार्मा शेयरों में सबसे ज्यादा दबाव, वहीं कमजोर बाजार में ऑटो, कैपिटल गुड्स और मेटल और आईटी में तेजी। करीब 3% उछाल के साथ वायदा का टॉप गिना बिना वोल्टास। सीमेंट शेयरों में मजबूती। मॉर्गन स्टैनली और सीएलएसए की बुलिश रिपोर्ट से अल्ट्राटेक करीब 2.5% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। वहीं कैपेक्स बढ़ाने के ऐलान से डालमिया भारत भी मजबूत। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। बिग स्टॉक्स में एमएनएम में तेजी करने की दी गई थी राय, शेयर 2% भागा। वहीं टाटा मोटर्स और हुंडई में दबाव। स्पॉटलाइट श्रीराम फाइनेंस करीब 1.5% ऊपर। सुबह सभी शेयरों पर हुआ था एनालिसिस। कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों में बिकवाली। एंजल वन का शेयर करीब 5% टूटा। वहीं एमसीएक्स और बीएससी के शेयरों में भी 2 से 3% की कमजोरी। चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में वीरोर में रहेंगे आपके साथ। हमारे साथ पिछले शो से राजेश सतपुते और सचिदानंद ओतेकर बने हुए हैं। जीएम फाइनेंशियल की सोनी पटनायक और अमित सेठ भी अपने टॉप ट्रेड्स के साथ जुड़ेंगे। बिग मार्केट वॉइसेस में एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के क्वांट हेड और फंड मैनेजर आलोक अग्रवाल से मार्केट ट्रेंड्स पर चर्चा होगी और उसके बाद टेक्निकल सेटअप पर कोटक सिक्योरिटीज़ के श्रीकांत चौहान से करेंगे बातचीत। ये सब कुछ ही देर में। एक बार जरा रुख मार्केट का। निफ्टी देखिए अब डे लो पर 22,038। कहाँ हम 22,250 सुबह गए वहाँ तक, 22,250 तक, और वहाँ से फिर फिसल कर आए अब 22,050 पर। जी हाँ, 200 पॉइंट से ज़्यादा की स्लिप इंट्राडे में आपको। और बैंक निफ्टी का हाल देखिए आप। बैंक निफ्टी में तो इंट्राडे में अब करीब करीब 700 पॉइंट की स्लिप हो चुकी है इंट्राडे में, 650-700 पॉइंट की। 47,882 पर हैं हम। हाई था 48,574। और इन सबसे ज़्यादा पेन है मिड और स्मॉल कैप्स में। मिड कैप इंडेक्स अब 1.5% नीचे। जी हाँ, मिड कैप इंडेक्स आएगा आपकी स्क्रीन पर 1.5% नीचे। और एडवांस डिक्लाइन देखिए एक बार ज़रा स्क्रीन पर, ऑलमोस्ट 1:5, यानी एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 5 गिरने वाले शेयर आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। और काफ़ी स्टॉक्स का हाल बुरा है। इंडसइंड बैंक 4% नीचे। निफ्टी और एफ&ओ दोनों का टॉप लूज़र इस समय। लेकिन आज मार्केट की कमर तोड़ी है रिलायंस ने। रिलायंस अब 3.5% नीचे। रिलायंस के साथ आप जोड़ दीजिए जियो को भी। जियो में भी देखिए अपने हाई से ऑलमोस्ट आधा हो चुका है स्टॉक, यहाँ पर भी गिरावट। कोल इंडिया, जुबिलेंट फूडवर्क, वरुण बेवरेजेस, इंटरग्लोब एविएशन, आरबीएल बैंक, मन्नापुरम, काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको इस समय सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा। कुछ गेनर्स भी हैं आज वैसे। वोल्टास है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, विप्रो है, टीवीएस मोटर है। हालांकि जो गेंस हैं वो भी अब काफ़ी हद तक म्यूटेड नज़र आएंगे आपको। वीरो? बिल्कुल अनुज से आपने सुनी अब तक की समरी। और रिलायंस आज इंडेक्स पर खासा प्रेशर डालता हुआ। मैं रिलायंस के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा। देखिए इंडेक्स का हैवी वेट है, आज ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर डाल रहा है। मैं अभी इनफैक्ट उस चार्ट में प्रॉपर्टीज़ पर मैं क्लिक नहीं कर पा रहा, कुछ देर में बताऊँगा मैं आपको। लेकिन इट सेम्स मेरे ख्याल से रिलायंस अब अपने 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे, 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे। खैर पहले ट्रेड्स को कलेक्ट करते हैं। सोनी जी गुड मॉर्निंग। आपके ट्रेड्स इस वक्त के मैम दोनों? जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेंद्र जी आज थोड़ा बैलेंस्ड अप्रोच रहेगा, एक बाय और एक सेल रिकमेंडेशन। सेल यहाँ पे डिक्सन पे देना चाहूंगी। डिक्सन फ्यूचर्स पे हम सेल कर सकते हैं। मार्च फ्यूचर्स 13,600 के करीब यहाँ पे चल रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 14,000 का। टारगेट पहला रहेगा 13,000, उसके नीचे दूसरा टारगेट 12,800 का रहेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अपनी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है। और यहाँ पे कॉल राइटर्स काफी अग्रेसिव हो रहे हैं 14,000 के लेवल पे। और पुट में ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड होते हुए नजर आ रहा है और डायरेक्टली 13,000 के लेवल पे थोड़ा एडिशंस है। सो मुझे लगता है कि ये ब्रेकडाउन टुवर्ड्स 13,000 कंटिन्यू करेगा। सो फ्यूचर्स पे सेल कर सकते हैं। दूसरा जो बाय आइडिया है वो है एचडीएफसी लाइफ पे। एचडीएफसी लाइफ फ्राइडे और आज के क्लोजिंग के हिसाब से
लेवल को एक अच्छे से होल्ड कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा मार्केट संभल सकता है और HDFC लाइफ टुवर्ड्स 620 के लेवल को क्रॉस कर पाता है, टुवर्ड्स 635 640 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। HDFC लाइफ फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं। रेंज रहेगा 618 से 615 के रेंज पे बाय करने के लिए। स्टॉप लॉस है 608 का, टारगेट रहेगा 635 640। ओके, चलिए अब चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड्स। जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरा भी बैलेंस्ड अप्रोच रहेगा। वन ट्रेड विल बी ऑन द लॉन्ग साइड एंड वन विल बी ऑन द शॉर्ट साइड। शॉर्ट साइड में परसिस्टेंट सिस्टम को शॉर्ट करना चाहूंगा। यहाँ पे एक कंटिन्यूअस वीकनेस देख रहे हैं। स्टॉक ने लास्ट सत्र में अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया था और आज हम फिर से यहाँ पे एक कंटिन्यूअस सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। फ्यूचर्स में इसका प्राइस है 5196 का। हल्का फुल्का बाउंस आए तो इसे शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस रहेगा 5275 का और टारगेट्स हमारे रहेंगे 5100, 5100 एंड 5050 के। मेरा दूसरा ट्रेड रहेगा, एक कॉन्ट्रा व्यू रहेगा आईटीसी के ऊपर। आईटीसी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो लगभग 385 390 एक स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट एरिया है। स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट जोन पे एक हैमर कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो एक कॉन्ट्रा व्यू लूंगा एक ओवरसोल्ड लेवल्स पे एट अ गुड वीकली सपोर्ट लेवल। कैश में प्राइस 396 का है, स्टॉप लॉस रहेगा 391 का और टारगेट्स रहेंगे 406 रुपए के। ITC 395 की बैलेंस्ड अप्रोच रखी है हमारे दोनों विशेषज्ञों ने अब तक, सोनी जी ने और अमित जी ने। अब चलते हैं इस बीच 22,033, यानी किसी भी घड़ी निफ्टी पर 22,000 का लेवल टूटने की संभावना है, वो डर बना हुआ है। और अगर ऐसा होता है तो जून 6 के बाद 2024 के बाद पहली बार आप ऐसा करेंगे कि आप इस ट्रैजेक्टरी में जाएंगे। सचिन जी, आपके दो ट्रेड्स। आपका पहला ट्रेड सुबह का आज टेक महिंद्रा बेहद खूबसूरत ट्रेड था, अभी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, यहाँ पर आईटीसी ऑलरेडी कवर हो चुका है। अपने पहले वाले शो में भी यहाँ पर एक लॉन्ग बायस रेकमेंड किया था। एंड सन फार्मा मुझे लग रहा है वहां पर एक अच्छी स्टेबिलिटी है, वहां पर मुझे लग रहा है एक शॉर्ट स्क्वीज होना चाहिए। सो यहाँ पर वापस मैं रिआइटरेट कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर सेटअप को। 1600 के आसपास इसके फ्यूचर्स फिलहाल ट्रेंड हो रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 1598 पे लगाना है क्लोजिंग बेसिस पे। मुझे लग रहा है 1645 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है। सो खरीदारी करनी है सन फार्मा के फ्यूचर्स में। एंड थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पर यूपीएल में नजर आ रही है, जिस तरीके से इसने 630 के सपोर्ट को तोड़ दिया है। अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे की चाल इसने कमेंस की है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग प्रेशर होगा। एक रिलेटिव आउट परफॉर्मर था, वहां पर थोड़ी सी मुझे लग रहा है वीकनेस आ रही है। तो 600 605 का जो एक सपोर्ट जोन है मुझे लग रहा है वापस वो रिविजिट हो सकता है। तो यहाँ पर भी थोड़े से शॉर्ट पोजीशंस कंसिडर किए जा सकते हैं। ये स्पेसिफिकली ट्रेड होगा इंट्राडे के लिहाज से ही। अगर 633 का लेवल निकल जाता है तो इस पर्टिकुलर ट्रेड से हटने की सलाह होगी। तो स्टॉप लॉस आपको 633 पे लगाना है। फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए जा सकते हैं यूपीएल के फ्यूचर्स में 605 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए अब राजेश जी गुड मॉर्निंग अगेन, आपकी दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग। मुझे देखिए दोनों सेल साइड की ट्रेड होगी। आज का निफ्टी का थोड़ा सा व्यू निगेटिव ही आ रहा है। जिस तरह से रिलायंस का प्रेशर बना है यहाँ पे 22,000 का लेवल टूटता है तो तकलीफ थोड़ी ज्यादा होगी। तो थोड़ा एग्रेसिव रहूंगा। जो रहेंगे जिनका सेल का व्यू, उनके लिए ये ज्यादातर ट्रेड्स होंगे। जैसे कि एंजल वन थोड़ा सा लोअर लेवल पे ही खड़ा है, तो सेल करना है एंजल वन विद स्टॉप लॉस ऑफ 1900। इसका जो टारगेट दिखता है वो 1840 से लेकर 1820 का है। सेकंड सेल कॉल रहेगा इंडियन बैंक पे। और ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर वीक दिख रहा है, उसमें से इंडियन बैंक देखिए आई थिंक इट्स ऑन वर्ज ऑफ ब्रेकडाउन। 500 के नीचे यहाँ पे सेलिंग होगी तो 500 470 475 का यहाँ पे टारगेट होगा। 500 के नीचे सेल करना है 510 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल से आगे बढ़ते हैं और मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के क्वांट हेड और फंड मैनेजर आलोक अग्रवाल जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि मौजूदा बाजार में उनकी क्या रणनीति है। आलोक जी गुड मॉर्निंग। बात करते करते निफ्टी 22,000 के बेहद करीब अब इस समय, क्या व्यू बन रहा है मार्केट पर? ये जो बेयर मार्केट है अब, पहली बात उसे बेयर मार्केट ही माना जाए क्योंकि जिस तरीके से मार्केट गिरा है, और दूसरा अब इसमें करें क्या? रिटेल निवेशक जो इस समय काफ़ी पेन में हैं, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स रहे हैं, वो क्या करें?
गुड मॉर्निंग अनुज। सही कहा आपने, बेयर मार्केट में तो डेफिनेटली है। जब BSE 500 के आधे से ज्यादा स्टॉक 36-37% गिर चुके हैं अपने पीक से, तो डेफिनेटली बेरिश मार्केट्स हैं। यूजुअली इतना बड़ा फॉल जब भी हिस्ट्री में आया तो साथ में कोई ना कोई क्राइसिस थी, या कोई स्कैम, या कोई क्राइसिस, या कोई प्रॉब्लम्स थी जिसके वजह से ये इस तरह के डाउनफॉल होते थे। लेकिन इस बार का ये जो डाउनफॉल है उसमें ऐसी कोई क्राइसिस नहीं है। डेफिनेटली स्लो डाउन थी, कॉर्पोरेट अर्निंग से चालू हुई, फिर इकोनॉमिक स्लो डाउन में भी दिखी। ग्लोबली कुछ फैक्टर्स आए, जैसे कि इलेक्शन जो यूएस में हुए, टैरिफ रिलेटेड ऑर्डर्स, उसके वजह से करेक्शन आई। और हमारा मानना है दैट 35% से ज्यादा करेक्शन मेजॉरिटी स्टॉक्स में होने के बाद लेवल्स काफी अट्रैक्टिव हो चुके हैं। मानता हूं कि सेंटिमेंट काफी नेगेटिव है। बॉटम एग्जैक्ट कहाँ होता है बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये डेफिनेटली कहूंगा कि हिस्टोरिकली ऐसे कि अभी भी 87% से ज्यादा स्टॉक्स निफ्टी 500 के अपने 200 डे एवरेज के नीचे चल रहा है। ऐसा पिछले 20 सालों में कुछ 10 बार हुआ होगा। ऐसे मौकों पर डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी उनको कम से कम धैर्य बना के रखना चाहिए। एंड दीज आर लेवल्स जहाँ पे उनको और लोअर लेवल्स पे और शेयर्स और अपने फंड्स या शेयर्स ऐड कर सकेंगे। तो ये लेवल्स पैनिक करने का नहीं है, ये लेवल्स ऐड करने का है। कहाँ ऐड करें, और अगर ऐड कर भी रहे हैं तो क्या ये मान के चलें कि जहाँ भी ऐड करेंगे वहाँ इन लेवल से भी डिक्लाइन देखने को मिल सकती है? आपकी प्रेफर्ड इस समय थीम्स क्या होंगी? अगर मार्केट को मैं 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करूं, एक है कैपेक्स ओरिएंटेड सेगमेंट जहां की थोड़ी स्लो डाउन देखने को मिली है गवर्नमेंट के थ्रू, और प्राइवेट कैपेक्स उतना पिकअप किया नहीं है। पिछले 4 साल बड़े अच्छे थे, FY20 से FY24 4 साल करीब 30% करके गवर्नमेंट ने कैपेक्स की ग्रोथ करी, लेकिन लास्ट 2 बजट के हिसाब से करीब 8.5% की ही ग्रोथ है। दूसरा सेगमेंट जहां पे थोड़ी स्लो डाउन या थोड़ी अनसर्टेनिटी है वो है आउटवर्ड फेसिंग जो है, बिकॉज टैरिफ्स के जो नए नए न्यूज आते रहते हैं उसके वजह से थोड़ी सी आउटबाउंड रेवेन्यू जितनी है इंडिया के बाहर की, वहां थोड़ा सा अनसर्टेनिटी बन गई है। लेकिन जो डोमेस्टिक कंजम्पशन साइड है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, हॉस्पिटल्स है, होटल्स हैं, और जितनी भी रिटेल एक्सेट्रा चीजें हैं, इन सेगमेंट्स में वो काफी हद तक इन चीजों से इंसुलेटेड है। तो उसके वजह से ये सेगमेंट्स काफी बेटर दिखते हैं, इनमें ग्रोथ भी है, और करेक्शन के बाद वैल्यूएशंस भी थोड़े थोड़े अट्रैक्टिव होने लगे। हाँ आलोक जी, गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और आज तो बैंक निफ्टी भी काफ़ी प्रेशर में है। शायद शुक्रवार को आपसे मेरा इंटरेक्शन ये हुआ होता तो मैं ये पूछता कि ये बैंक निफ्टी अब तक जो स्टेबल है उतना नहीं कोलैप्स कर रहा है। HDFC बैंक में अभी भी स्ट्रेंथ है, प्राइवेट बैंक्स अच्छा कर रहे हैं, और आपकी NBFCs अच्छा कर रही हैं, लीडरशिप B2 ने रखी हुई बजाज फाइनेंस फिनसर्व ने। क्या आप इसको मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ बैंक्स एंड NBFCs आर बेटर प्लेस्ड स्टिल एट दिस प्राइस? और जब आप कहते हैं कि इतने बड़े प्राइस के बाद कुछ कंसिडर करना चाहिए, तो क्या बैंक्स और NBFCs उसमें सबसे ऊपर अपीयर होते हैं या नहीं होते हैं आपके लिए? अगर हॉराइजन को थोड़ा और लंबा करें, इस करेक्शन के पहले जब बुल मार्केट भी चल रही थी उसमें लार्ज बैंक्स पूरी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। इस करेक्शन की शुरुआत में स्पेशली लास्ट 2 महीनों में हमने देखा कि बैंक निफ्टी और ये जो लार्ज NBFCs है उन्होंने आउट परफॉर्म भी किया है, उतने गिरे नहीं थे। डेफिनेटली ये हाई क्वालिटी नेम्स हैं। स्लो डाउन का इम्पैक्ट इनके बिजनेस पे भी था, जिसके वजह से अभी प्राइसेस मोर देन दैट डिस्काउंट कर चुके हैं। ऐसे समय पर जब हम क्वालिटी और ग्रोथ बिजनेसेस को पिकअप करना चाहते हैं, इस करेक्शंस में इन सेगमेंट्स को एक्यूमुलेट करना बड़ा सही है। तो हमारा व्यू डेफिनेटली ऑन द रिलेटिव साइड पॉजिटिव है ऑन दिस लार्ज प्राइवेट बैंक्स एज वेल एज जो कंज्यूमर फेसिंग लार्ज NBFCs हैं। अच्छा आलोक जी, ये जो प्राइस डैमेज हुआ है सारे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में, फॉर इंस्टेंस एंजल वन, एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज, कैम्स को देख लीजिए आप। इतने बड़े प्राइस डैमेज के बाद एंड जो वीकली एक्सपायरीज चली गई उसके बाद अब आपको अर्निंग्स और उसकी एक्सपेक्टेशंस को फिर से टोन डाउन करना पड़ेगा, और ऐसे में प्राइस टारगेट्स क्या रिड्यूस होंगे बेस्ट केस वाले। और इस स्पेस का बहुत दिनों बाद रियलिटी से सामना हुआ है। आपका व्यू, क्या इनको कंसिडर करना चाहिए या फिर अभी वक्त देना चाहिए? अभी थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो परिवर्तित होंगी, बदलेंगे। स्ट्रक्चरली काफी पॉजिटिव है ये सेगमेंट। इंडिया में पेनिट्रेशन, कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेशन का, भले वो इन्वेस्टर्स का हो
चाहे वो ट्रेडर्स का हो, ये पेनिट्रेशन काफी हद तक नेचुरली बढ़ते जा रहा था। पिछले 1 साल में हमने देखा काफी सारे नए रूल्स आए, कहीं जगह मार्जिन बढ़ाए गए या कहीं जगह एक्सपायरीज चेंज की गई, कई सारे स्टॉक्स मार्जिन के लिए हटा भी दिए गए। प्लस ये जो करेक्शन आया है इसके वजह से वॉल्यूम्स काफी डाउन है, कैपिटल मार्केट्स इन जनरल, कैश मार्केट के भी एंड फ्यूचर ऑप्शन मार्केट के भी। इसके वजह से शॉर्ट टर्म में इस साल में अर्निंग्स डाउनग्रेड डेफिनेटली हो सकते हैं इन सेगमेंट्स में। तो नियर टर्म कहना थोड़ा मुश्किल होता है, डाउनग्रेड डेफिनेटली रहेंगे, लेकिन लॉन्गर टर्म और मीडियम टर्म में ये बहुत ही स्ट्रक्चरल थीम है जहां ग्रोथ रहेगी। तो ऐसे में हर गिरावट पे इसको एक्यूमुलेट करना सही है, क्योंकि इनके ग्रोथ आउटलुक बहुत पॉजिटिव है। ओके, मीनवाइल क्लियरली एक कोशिश हो रही है 22,000 बचाने की, लेकिन दिक्कत तो काफ़ी है यहाँ पर। आलोक जी, ये जो अल्ट्राटेक ने डिसीजन लिया केबल एंड वायर स्पेस में आने का, उसके बाद जो हमने इतनी बड़ी गिरावट देखी पॉलीकैब में, KEI में, इन सब स्टॉक्स में, एज अ फंड मैनेजर आप इन स्टॉक्स को इन लेवल्स पर लेंगे या फिर ये एक, क्योंकि बहुत लोगों को रिस्क लग रहा है कि क्या ये एशियन पेंट मूवमेंट हो सकता है, अभी अवॉइड करेंगे, क्या व्यू होगा इन पर? डेफिनेटली अनुज, आपने उस टॉपिक को छेड़ ही दिया जिसमें एशियन पेंट्स जैसे कंपनीज को भी हमने देखा प्रॉफिट्स एंड मार्जिन्स में इम्पैक्ट आया था जब बिरला पेंट सेगमेंट में गए। अब इतनी बड़ी कंपनी अगर एक रिलेटिवली स्मॉलर सेगमेंट में जाती है तो भले ही उस सेगमेंट में ग्रोथ काफी अच्छी हो, लेकिन एक नया बड़ा प्लेयर आने से मार्केट शेयर पे इम्पैक्ट पड़ता है, ओवरऑल प्रॉफिट पूल के एक नई हिस्सेदारी आ जाती है, मार्जिन्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, और इनके वैल्यूएशंस को बहुत चीप नहीं थे। तो इन सेगमेंट्स को थोड़ा और सेटल डाउन होने का वेट करूंगा। इनमें सिलेक्टिवली कुछ कंपनियां बहुत अच्छी हैं, तो वो कंपनीज अगर उनमें प्राइस को डिस्काउंट करने लगे एक नए प्लेयर के आने की, तो तब वो अच्छे लेवल्स पे काफी अट्रैक्टिव हो जाएंगे। सेगमेंट डेफिनेटली अच्छा है, दैट्स व्हाई एक नई कंपनी आ रही है, और देखते, लेकिन प्रॉफिट पूल का जो डिवीजन फर्दर हो जाएगा उसके वजह से थोड़े नीचे सेटल हो सकती है। पिछले एक महीने में सबसे ज़्यादा ब्रूटल करेक्शन अगर आई है तो वो आई है IT स्टॉक्स में। ऐसा क्या बिगड़ गया IT स्टॉक्स में जो मार्केट ने इस तरीके से पनिश किया इन स्टॉक्स को, चाहे लार्ज कैप हो चाहे मिड कैप्स हो? अनुज, ये मार्केट्स ने सबको पनिश किया है। अगर मैं टॉप 500 स्टॉक्स में से टॉप 15-20 स्टॉक को हम हटा दें तो बाकी सब में पनिशमेंट बारी बारी आ रही है, कभी किसी सेगमेंट में कभी किसी सेगमेंट में। अगर हम IT सेक्टर की बात करें, ब्रॉडली 2 पार्ट्स हैं, जो लार्जर कैप ITs हैं और एक मिड कैप ITs हैं। लार्जर कैप ITs में ग्रोथ की कमी थी और मिड कैप ITs में वैल्यूएशन हायर थे। प्रॉब्लम कहीं नहीं थी, हाई लार्जर कैप आउट सेगमेंट काफी हाई क्वालिटी सेगमेंट है, कहीं कुछ डेट नहीं है, काफी अच्छे डिविडेंड पे आउट्स है, ROEs हमेशा हाई रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, जहां ग्रोथ थोड़ी ज्यादा थी वहां वैल्यूएशंस काफी ज्यादा थे, तो उनको कट किया गया मार्केट द्वारा। और जहां लार्जर कैप्स में जहां पे ग्रोथ की थोड़ी कमी थी वहां पे वैल्यूएशन एडजस्ट हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ प्रॉब्लम इस सेक्टर में नहीं है, ना ही कोई डाउनग्रेड ऑफ अर्निंग्स आने वाली है जहाँ इसको दिख रहा हो अभी तक सामने। लेकिन यस, ऐसे समय पर इन सेगमेंट्स में ये यूजुअली डिफेंसिव साबित होते हैं। ये ध्यान रखना होगा हमें कि रुपये की जो डेप्रिसिएशन हुई है उसमें वन ऑफ एक सेक्टर जिसको सबसे ज्यादा फायदा होता है वो IT सेक्टर भी है। ओके, अच्छा, एक पॉसिबली आपसे आखिरी प्रश्न लूँगा, जिस चीज़ को हम कमोडिटीज़ के अंतर्गत प्लेस करते हैं, केमिकल्स। कुछ रिपोर्टेड नंबर्स इसमें इस बार बहुत अच्छे थे। फॉर इंस्टेंस SRF के नंबर्स हो गए, नवीन फ्लोरिन के नंबर हो गए, UPL के बहुत अच्छे नंबर्स थे, कुछ नंबर्स बहुत डिजास्टर्स भी थे। केमिकल पे आपका व्यू इस वक्त क्या है और कुछ ऐड करने लायक है या नहीं? केमिकल्स में आप जैसा आपने कहा, ग्रीन शूट्स जरूर दिखाई दे रहे हैं। ये सेगमेंट काफी हद तक बेयर मार्केट में था, जबकि पूरा मार्केट अच्छे खासे बुल फेज में था। तो ये सेगमेंट की चाल काफी अलग रही है बाकियों से। कुछ स्टॉक्स इसमें, कुछ कंपनियां इसमें ऑलरेडी अच्छे ऑर्डर्स, अच्छे प्राइसिंग और अच्छे मार्जिन दिखाना चालू कर दे रहे हैं। तो पूरे सेक्टर पे तो व्यू पॉजिटिव नहीं है, लेकिन सिलेक्टिवली कुछ कंपनियां इसके अंदर में काफी बेटर कर रही हैं, वहां हमारा व्यू सिलेक्टिवली पॉजिटिव है। अच्छा, एकदम से मेरे जहन में एक सवाल और आया, हमने कहा चलिए आलोक जी से पूछ ही लेते हैं यहाँ पर। ये जो टेस्ला की भारत में आगमन और पॉसिबली जो EV पॉलिसी होगी हमारी, उसके चलते ऑटो में एक सीरियस प्राइस डैमेज हुआ है। इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट्स लाइक M&M वो भी प्रॉफिट टेकिंग मोड में आई। टाटा मोटर्स तो मेरे ख्याल से
2023 के बाद जिस स्टॉक को हमने ईवी के चलते सबसे ज़्यादा वरीयता दी आलोक जी, उसमें तो प्राइस डैमेज 50% हो चुका है। ये जो प्रॉफिट टेकिंग आई बिकॉज ऑफ आई थिंक दिस न्यू डेवलपमेंट, उसको आप कैसे देखते हैं और क्या ऑटो में कुछ पिक करना चाहिए इस वक्त? ऑटो में जनरली जहां पे कंज्यूमर का डिमांड हो, जिसका मार्केट शेयर गेन आ रही हो, वो सेगमेंट जनरली बेटर करती है। आपने कहा जो टॉप नेम है उसने भी, उसके पैसेंजर व्हीकल सेल्स भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस काफी सक्सेसफुल हो रहे हैं, एडवांस बुकिंग्स इनकी बहुत अच्छी रह रही है और लॉन्च पाइपलाइन भी बड़ी अच्छी है। उसी कंपनी के दूसरे सेगमेंट जो ट्रैक्टर सेगमेंट है, ट्रैक्टर सेगमेंट भी काफी बढ़िया कर रहा है। तो उस ऐसे में जो मार्केट शेयर गेन कर रही हो, ऐसी कंपनियां डेफिनेटली बेटर करती हैं। जैसे आपने जैसे कहा, टेस्ला के आने से एक फियर फैक्टर बना रहता है। अगर उनकी कार 30-35 लाख तक की भी आई तो एक डोमेस्टिक कार उस रेंज में कितनी डिमांड उसके साथ compete कर पाएगी, वो एक सवाल बना रहता है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो जो मेन कंपनीज लिस्टेड हैं सामने में, उनकी मेजॉरिटी कार्स की एवरेज सेलिंग प्राइस उससे बहुत बहुत नीचे है। तो ओवरऑल मार्केट में एक नए प्लेयर के आने से थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन जिस तरह से ग्रोथ इन कुछ कुछ सिलेक्टेड कंपनीज में आ रही है, हमारा व्यू सिलेक्टिवली पॉजिटिव जरूर है, स्पेशली उन पे जिनकी मार्केट शेयर गेन आ रही है। ओके, चलिए आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। काफ़ी टफ मार्केट है, लेकिन खैर हमने पहले ऐसे टफ टाइम्स देखे हैं। लेट्स सी सिचुएशन कब से चेंज होती है। श्रीकांत चौहान जुड़े हैं हमारे साथ कोटक सिक्योरिटी से, एक टेक्निकल चेक लेते हैं उनसे। श्रीकांत गुड मॉर्निंग। 22,000 निफ्टी पर ऑलमोस्ट हेयर, शायद सोचा नहीं होगा 1-2 महीने पहले तक, लेकिन अब क्या करें यहाँ पर? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। या बिल्कुल इतने जल्दी हम 22,000 के लेवल्स तक आ जाएंगे वो बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि अनुज सबसे बड़ी बात ये रही है कि जितने भी इन बिटवीन जनवरी से लेकर अभी तक जो पॉजिटिव्स आए मार्केट में रिलेटेड टू इकोनॉमी, रिलेटेड टू मैक्रोज, मुझे लगता है इसी वजह से हमें लगता है कि हमें जो ये जो डिसअपॉइंटमेंट है वो देखने मिल रही है, क्योंकि बजट के बाद देखे या इवन जीडीपी के नंबर्स या इन्फ्लेशन के नंबर्स, इवन Q3 के नंबर्स जो काफी आई कैन से इतने डिसअपॉइंटिंग नहीं थे जितना इनफैक्ट स्ट्रीट वाज एक्सपेक्टिंग। तो मोर और लेस हमें यही लग रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस मार्केट विच इज डिस्काउंटिंग टू ऑल द पॉजिटिव्स, हमने ये लेवल्स देखे हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप अनुज देखेंगे तो इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के दिन पे मार्केट ने 21,300 के लेवल्स बनाए थे और क्लोजिंग जो थी वो 21,800 के ऊपर की थी। नेक्स्ट डे जब मार्केट के जो लोवेस्ट लेवल्स बने थे, इमीडिएटली ऑन द नेक्स्ट डे आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स, उनके उस दिन के भी लोस थे वो 21,800 के आसपास के थे। और अभी अगर आप वीरेंद्र या बाकी जितने भी अपने टॉप के एनालिस्ट है, अगर वो सब एक्सटेंशंस की अगर बात करते हैं तो 21,800 के करीब मार्केट में एक्सटेंशन के सपोर्ट्स भी आ रहे हैं। तो ब्रॉडली मुझे लगता है कि ये 200 पॉइंट का और पेन है, शायद 22,000 21,800। देखो हमारे पास अभी यही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन दिख रहा है, और मोस्ट ऑफ द टाइम इन द पास्ट ऑल्सो इसी पर्टिकुलर ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल से मार्केट ने टर्न किया है। तो हमें लगता है कि इन लेवल्स में कॉन्फिडेंटली कुछ कॉन्ट्रा बेट्स लेने चाहिए। अगर मार्केट में रिकवरी बनती है तो जो एक कंसिस्टेंट जो फॉल हमने 2,000 पॉइंट का देखा है 23,800 से लेकर अभी तक, हमें लगता है कि उसका एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आ सकता है। और बेस्ड ऑन टेक्निकल्स मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि 38.2% से लेकर 50% का पुल बैक मार्केट में जनरेट होता है। अगर वो भी होता है तो 1,000 पॉइंट का पुल बैक जनरेट हो सकता है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि 200 पॉइंट की रिस्क है, लेकिन अगर मार्केट रिकवर करता है तो कम से कम 600 से 800 पॉइंट की तेजी हमें देखने मिल सकती है। ओके, अच्छा, रिकवरी में आप प्राइवेट बैंक्स में अगर रिकवरी राइड करनी हो तो श्रीकांत किसके थ्रू करेंगे? बिल्कुल, तो देखिए अभी राइट नाउ जो पॉजिटिव्स है मार्केट के लिए वो है एनबीएफसीज के लिए, और साथ ही साथ मुझे लगता है कुछ और रेट सेंसिटिव्स के लिए। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि बीएफएसआई नो डाउट वैल्यूएशन वाइज काफी अच्छा चल रहा है। टेक्निकल्स में भी अगर आप देखें तो वो स्टॉक्स में उतना बड़ा करेक्शन नहीं है, बट मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है जब मेजर लेवल्स आते हैं ना, तो आपको जो टॉप 5 या टॉप 10 इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स होते हैं उसी के ऊपर फोकस करना होता है। सेक्टर स्पेसिफिक मैं कहूंगा एनबीएफसीज पे फोकस करिए, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, चोला फाइनेंस, ये बेस्ट स्टॉक्स हैं, इनमें आप फोकस कीजिए। मुथूट फाइनेंस, मुझे लगता है इनमें अच्छी रिकवरी देखने मिलेगी। और अगर काफी एक ऑर्डिनरी एक मैं कहूंगा कि एक लेमैन के लिए अगर कोई एक मैं व्यू देना चाहूंगा तो मैं ये कहूंगा कि जो टॉप 10 स्टॉक्स है जैसे कि लार्सन,
रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस स्पेसिफिकली आप देखिए वीरेंद्र, तो ये स्टॉक अभी तक 1200 के करीब कंसोलिडेट हो रहा था। आज उसमें करेक्शन हमने देखने मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि ये उसका एक लास्ट सेल ऑफ है जो हमें देखने मिल रहा है। टायर्ड बुल का जो सेल ऑफ होता है वो देखने मिल रहा है। 1150 1160 के करीब रिलायंस के लिए भी बढ़िया सपोर्ट है। और फ्राइडे के दिन में हमने जो सेल ऑफ देखा था वो टेक्नोलॉजी में देखा था, तो अभी सिलेक्टिव सेल ऑफ आ रहा है। दैट मींस वी आर वेरी क्लोज टू द इंपॉर्टेंट लेवल्स। और टॉप 5 स्टॉक्स के ऊपर फोकस करें, टॉप 10 स्टॉक्स के ऊपर फोकस करें, और अपने जो 800-600 पॉइंट की जो रैली हम एक्सपेक्ट करें उसे हम राइड कर सकते हैं। ओके, चलिए श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए इन सब टॉपिक्स पर। चलिए वीरू और मैंने कैसे तैसे करके निकाल दिया ये समय 10:30 तक, और अब श्रेया स्टूडियो में जुड़ चुकी हैं। और है ना वीरू, श्रेया से पूछते हैं कि श्रेया, बिल्कुल। सवाल की झड़ी लगी हुई होगी इस समय तो? जी सर, मार्केट का हाल बेहाल ही लग रहा है। मैं ये वीरू, आप क्या कह रहे थे? अनुज किस नहीं, मैं ये कहता कि सारा दुख हम ही क्यों झेले, थोड़ा तुम भी झेलो, है ना। अब श्रेया की बारी है यहाँ पर। कमान मेरे हाथों में अब। बिल्कुल जी हाँ, जाइए, कोई नहीं, ये सब हो जाएगा वीरू, सब मिल बांट कर झेल लेंगे इस दुख को। कुछ और दिनों की बात है मेरे ख्याल से, और अब सवेरा ज़्यादा दूर नहीं है, अंधेरा बहुत ज़्यादा घना है, तो ठीक है, अभी बेयर का टाइम चल रहा है, बुल का टाइम भी आएगा, लेकिन अभी तो खैर बेयर का टाइम है। चलिए इस नोट पर शो को यहाँ समेटेंगे, उसके बाद श्रेया लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।